हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय शिव किशोर में। तो हमने पिछली वीडियो में मूल्य वृद्धि विधि करी थी लेकिन इस बार हम कर रहे हैं आय विधि। आय विधि करने वाले हैं हम, उसको न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि हमने थ्योरी समझ ली इसकी सारी और हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़रूरी भी हैं और बहुत से काम भी आएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले आय विधि के दूसरे नाम भी हैं। इसे बोलते हैं विपरीत हिस्सा विधि बोलते हैं और साधन भुगतान विधि भी बोलते हैं आय विधि को। ये 3 नाम है, इसके ध्यान रखना। कभी एग्जाम में आपके आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने हेडिंग साफ साफ लिख दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आय विधि के सूत्र के बारे में, ठीक है। देखिए, जो हमारा आय विधि के निकालने का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है। हमें एग्जाम में कुछ भी दिया होता है तो वो हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, NDP एट FC निकालना होता है, ठीक है। NDP एट FC, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, इसी के बाद हम आय विधि को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। पहला होता है इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास परिचालन अधिशेष। तीसरा होता है हमारे पास स्वनियोजित की मिश्रित आय, ठीक है। ये हमारे पास क्या 3 चीज़ें होती हैं निकालने के लिए। इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा NDP एट FC निकल कर आ जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या है, कभी कभार मदों के अंदर ये डायरेक्ट नहीं दिया होता। इन तीनों के अलग अलग नाम भी दिए होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले की। सबसे पहला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट की बात करते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसमें हम बात करें इसको तो इसमें आते हैं कुछ चीज़ें। देखिए कौन कौन चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है मजदूरी तथा वेतन, ठीक है। दूसरा हम ऐड कर देते हैं इसमें B, इसको बोलते हैं किस्म के रूप में भुगतान, ठीक है। तीसरा होता है C हमारे पास सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, ठीक है। ये हो गया, योगदान हो गया। और चौथा है हमारे पास D, इसे बोलते हैं सेवा निर्वित पेंशन, ठीक है। ये मैं आपको मैंने इसे 4 लिखवाए हैं। ये मोस्टली क्या है, यही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली यही पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ एक आध या 2-3 क्वेश्चन ऐसे इसमें अलग अलग नाम से पूछे भी जाते हैं। इसके अलावा मैं और नाम देता हूँ, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। जो मैं लिखवाने वाला हूँ अलग से, वो इसके अंदर ही शामिल होते हैं, लेकिन क्या है वो अलग से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे, ई आता है इसके बाद,
ठीक है, ई आ गया। तो ये अगला नाम होता है, इसे बोलते हैं, देखिए नाम चेंज हो जाता है, मूल वेतन, ये नाम भी आ जाता है, या मजदूरी। ठीक है, प्लस कर देंगे, ई एफ आएगा, फिर उसके बाद आता है महंगाई, महंगाई भत्ता। ठीक है, अब ये महंगाई भत्ता क्या होता है, भत्ता का हम इस बात करें अलाउंस बोलते हैं इसे। ठीक है, अलाउंस। और ये जी इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, और इसको हम इस अलाउंस को बोलते हैं भत्ता। ठीक है, ये लिख देता हूँ GH। H आएगा हमारे पास हेल्पर भत्ता, इसे बोलते हैं अलाउंस। और उसके बाद आता है ये आएगा सर्वेंट अलाउंस, अलाउंस को बोलते हैं हम भत्ता। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नाम थे, अभी और भी हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछे जाते हैं मोस्टली, मैंने साथ लिखवाए इसलिए क्योंकि इनका भी काम हो जाता है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, 4 ये याद करने वाली चीज़ें हैं, बाकी लिखने वाली चीज़ें। देखिए अगला क्या है हमारे पास, HIJ है, इसको बोलते हैं हम यात्रा भत्ता। ठीक है, यात्रा भत्ता। और अगला है हमारे पास कि उसे बोलते हैं भर्ती भत्ता। ठीक है, वर्दी भत्ता हो गया। और अगला नाम आता है मालिकों द्वारा भविष्य विधि में अंशदान। ठीक है, ये हो गया। एम आता है हमारे पास मजदूरी नगद में। ठीक है, एन आता है हमारे पास मजदूरी किस्मों में। ओ आता है हमारे पास मालिकों द्वारा भविष्य में रिटायरमेंट, ये डबल आर लिख दिया मैंने यहाँ पर, रिटायरमेंट पेंशन में अंशदान या योगदान। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, ये गिनती के। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया यहाँ पर। यहीं पर हमारा जो खेला था वही था कि मजदूरी तथा वेतन के अंदर ये 4 चीज़ें पूछी जाती, ये वाली ये 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन अगर ये पूछी ना जाए डायरेक्ट
तो इनके अलावा इनको हटा के ये भी चीज़ पूछी जाती है। कभी बार इनको साथ साथ ये भी चीज़ पूछी जाती है, इनको भी ऐड करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारे पास। अब हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअल में। ये चार चीज़ें 1 2 3 4, इसको तो हम ऐसे डिजिट लिखेंगे। इसके बारे में तो हमारे पास ये सिंपल सा है कि कुछ जैसे कि यात्रा भत्ता, ये साथ साथ शामिल रहता है इसके अंदर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें इस वाले की, किस्म के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, सेवानिवृत्ति पेंशन, ये होता क्या है एक्चुअल में, इसके मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं, इसको अंडरलाइन करके, ए वाले की बात करते हैं। ए नहीं, बी वाले की। ठीक है, वह तार हट गया, तार 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 तार। देखिए मैंने जो चार्ट बनाया था इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। देखिए हम बात करते हैं किस्म के रूप में भुगतान की। देखिए किस्म के रूप में भुगतान, इसको मैं करता हूँ हाईलाइट। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। अगर जैसे बात करें, जैसे ये समझाने के लिए मैंने वेब लिख दिया है। पहला पॉइंट आता है, देखिए सैलरी। सैलरी को छोड़ कर एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट से बोलते हैं हम लाभ। एक्स्ट्रा बेनिफिट पेड कर रही है कंपनी, किसको, एम्प्लॉई को, जिसको बोलते हैं हम, जिसे हम कर्मचारी कहते हैं। ये है, ठीक है, समझ में आया आपको कि जब क्या है किस्म के रूप में भुगतान क्या होता है कि वह भुगतान जो कंपनी हमें पेड कर रही है सैलरी को हटा के। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, पहला है HRA और RFA। ये होता क्या है, पहले मैं समझाता हूँ आपको। पहला वाला HRA, इसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, फुल फॉर्म में, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए परिभाषा, मतलब ठीक है, मतलब जान लेते हैं कि कंपनी आपको रहने के लिए
घर का किराया देती है। सैलरी को हटा कर, सैलरी को हटा करके घर का किराया देती है, जहाँ कर्मचारी कंपनी के लिए काम कर रहा हो। या आपको समझ में आया कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि कंपनी क्या सैलरी को हटाकर ही कंपनी आपको रहने के लिए घर का किराया देती है, ठीक है, एक्स्ट्रा दे रही है कि आपको काम के लिए बुला लिया। अब जैसे आपने देखा होगा कि कई बार किसी को पुणे बुला लिया जाता है, दिल्ली में रह रहा होता है, क्या वहाँ पर क्या है आपको एक घर मिलता है, कंपनी से खाना पीना फ्री मिलता है, उसे बोलते हैं अलाउंस, ठीक है। ये पहला हुआ हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये क्या है कंपनी देती है, ये सब किसी के रूप में भुगतान के अंदर आता है। अगर ये ऐसा आपको मिल जाता है हाउस रेंट अलाउंस, तो या HRA आ जाता है या पूरी कंपनी घर का भत्ता आ जाता है, तो फिर आपको उसके अंदर क्या है ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है, किस्म के रूप में भुगतान, ठीक है। ये समझ में आया इसका मतलब क्या होता है, ये समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं RFA की, ठीक है, और इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए अगला है हमारे पास RFA। इसकी फुल फॉर्म होती है रेंट फ्री अलाउंस, ठीक है, रेंट फ्री अलाउंस। पीछे क्या है कुछ लिखा नहीं लिखा, ठीक है, रेंट फ्री। अब इसका मतलब जान लेते हैं। देखिए मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है यानी इसमें कर्मचारी को कंपनी रहने के लिए खुद एक घर प्रदान करती है, ठीक है। यानी इसमें क्या है, उसमें तो सिर्फ रेंट का किराया जाए जहाँ मर्जी रहो, लेकिन इसमें क्या आप खुद एक प्लॉट कंपनी या फ्लैट वगैरह दे देती है इसके अंदर, उससे बोलते हैं रेंट फ्री अलाउंस, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ख़त्म हो गया। अगर हम बात करते हैं अगले वाले टॉपिक की, तो उसमें आता है, इसके अंदर देखते हैं, ये देखिए इसके अंदर है दूसरा है सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको करते हैं अंडरलाइन। इतना समझ में आ गया। ये है C, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान। अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, 2 ही 3 चीज़ें आती हैं। जैसे PF, आपको ये पता होगा PF होता क्या है, ठीक है। इसमें PF 2 तरह से होते हैं PF, ठीक है। इसे प्रोविडेंट फंड कहते हैं। इसमें क्या है, कंपनी की तरफ से आपको क्या है कुछ हिस्सा मिलता है। देखिए इसमें 2 तरह के होते हैं। पहला होता है
पहला होता है एम्प्लॉय का, ठीक है। दूसरा होता है एम्प्लॉयर का, ठीक है। तो हम इस वाले को नहीं लेते, यह नहीं लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आता है ना, तो प्रोविडेंट फंड समाज सुरक्षा में मालिकों का योगदान अगर ये डायरेक्ट ना दिया हो तो आपको पीएफ दिया होगा, ठीक है। और ये क्या एम्प्लॉयर था, यानी कि एक मालिक या नियोजित द्वारा आपको क्या है कुछ हिस्सा दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं मालिकों का योगदान दिया जाता है। लेकिन एम्प्लॉय द्वारा दिया जा रहा है तो वो तो अलग चीज़ है, वो नहीं ऐड कराता, वो तो माना नहीं जाता उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन में आता है, और ये क्वेश्चन में आया भी है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इस वाले को हम बात करें, इस वाले को, इसमें देखिए कर्मचारियों के पारिश्रमिक में हम इसको जोड़ेंगे, ना कि एम्प्लॉय वालों को, ठीक है। इस वाले को नहीं जोड़ेंगे, इस वाले को जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय वाले को नहीं जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। यानी सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों का योगदान नहीं लेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें सामाजिक सुरक्षा में, सामाजिक सुरक्षा क्या होती है कि कोई सेफ्टी बिना हेलमेट खरीदना हो, या फिर कोई गाड़ी खरीदनी हो, कि ट्रक से सीट बेल्ट खरीदनी हो, ठीक है। ये सारी की सुरक्षा चीज़ें रिलेटेड होती हैं सामाजिक सुरक्षा में। और क्या है, सड़क बनवानी हो तो उसमें क्या कर्मचारी को जो योगदान होता है ना, उसे हम कर्मचारी पारिश्रमिक होते हैं, सामाजिक सुरक्षा की मालिकों में योगदान में शामिल नहीं करते। उसमें क्या वो कर्मचारी कर रहे हैं, तो जिसके मालिक का योगदान हो रहा हो वो करा जाएगा। अगर मालिक खुद दे रहा है पैसे की सामाजिक सुरक्षा में, चैरिटी होगी, फलाना निकाना हो गया, तो उसको हम ऐड जरूर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये समझा दिया मैंने। अब हम बात करते हैं तीसरा वाला, डी, जिसे डी बोलते हैं, इसे बोलते हैं देखिए, उसे बोलते हैं सेवा निर्वित पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट। सेवानिवृत्त पेंशन हो गई। देखिए इसका मतलब जान लेते हैं। इसमें वृद्धा अवस्था पेंशन को नहीं लेते हैं, जो कि बूढ़े लोगों को मिलती है, ठीक है। इसमें उन
लोगों की सेवा, निर्मित पेंशन को शामिल किया जाता है, जो अपनी पूरी जिंदगी सर्विस में दे देता है। यह उसका इनाम है। उदाहरण के लिए सरकारी कर्मचारी ठीक है, जैसे फौजी हो गया, ठीक है, एमसीडी विभाग का व्यक्ति आदि। ठीक है, अब ये क्या है, चार चीज़ें हो गई। इन चारों के बारे में मैंने बता दिया से क्या क्या होता है, क्या शामिल किया जाता है, क्या शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, हम बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। ये तो हो गए कर्मचारी पर्सनल, चार इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ें और। जैसे अगर हम बात करें, अगला आता है, ये देखिए, अगला आता है परिचालन अधिशेष। अब ये परिचालन अधिशेष होता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं परिचालन अधिशेष की। अगला इसमें क्या कर रखा हमने, स्टार बना रखा है क्या, दूसरा है परिचालन अधिशेष। ठीक है, इसको हम करते हैं ब्रैकेट बंद। ठीक है, और पीछे था, हाँ कुछ नहीं कर रखा। परिचालन अधिशेष के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ आती है। पहला आता है लगान। ठीक है, प्लस कर देते हैं बी किराया। ठीक है, प्लस कर देते हैं सी ब्याज, प्लस कर देते हैं डी रॉयल्टी, प्लस कर देते हैं ई लाभांश। ठीक है, प्लस कर देते हैं एफ लाभ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक पॉइंट, और दूसरा है हमारा पॉइंट ये। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा ही चीज़ें लिखा हुआ है। देखो, ये लिखा है हमारा कुछ, यदि लाभ दे रखा हो तो हम लाभांश को नहीं लेंगे, क्योंकि यह दोनों एक
ही है, एक ही है, तथा लाभ के साथ लाभांश लेने से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको मैं करता हूँ थोड़ा हाईलाइट यहाँ पे। ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये क्या, दोनों के बारे में एक शॉर्ट नोटिस है कि भाई साहब कहाँ पर हमें लाभांश को लेना है और कहाँ पर हमें लाभ को लेना है, ठीक है। अगर लाभ दे रहा हो तो लाभांश नहीं लेंगे, लाभांश दे रहा हो तो लाभ नहीं लेंगे। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन के अंदर हमें एक आ जाता है पॉइंट कि दोनों को लेने में हमें मिलता है एक आंसर, लेकिन अगर किसी एक को छोड़ते तो आंसर नहीं मिलता है। क्योंकि क्या है, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इस सिर्फ लाभांश के बारे में, लाभ के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक टॉपिक है, देख। अब ये क्या कहता है, अगर लाभ ही सीधा सीधा ना दे रखा हो, अगर सीधा सीधा ना दे रखा हो तो, अगर ये सीधा सीधा ना दे रखा हो तो हमें क्या दे रखा होगा, उसके भी नाम पूछ लेते हैं। सबसे पहला आता है निगम बचत। अगर ये ना दे रखा हो तो इसकी मद दे रखी होंगी इस तरह से, ठीक है। फिर क्या है, या दे रखा हो बी आ वितरित लाभ, ठीक है। या दे रखा हो सी प्रतिधारित लाभ। ये कॉमन है कि आपको ये दे रखा होगा, ठीक है। क्या है, कभी कभार ये दे रखा होगा ये वाला चीजें, अगर नहीं तो आपको तीनों चीजें दे देंगी और तीनों को आप ऐड करके चेक कर लेना, उसमें आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। या अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ और मदे भी होती हैं, जिसे बोलते हैं ए दे रखा होता है निगम कर, और दूसरा दे रखा होता है या बी निगम लाभ कर। कभी बार ये दे रखा होता है। अगर इनमें से कुछ भी आपको नज़र आता है, अगर ये तीन चीज़ नज़र आती है, तीनों को ऐड कर देना, ठीक है। अलग अलग अमाउंट की होती है, एक जैसे अमाउंट की होती है, ऐड कर देनी, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर ये दो चीज़ें दे रखी होंगी, तो इन दोनों को आप देख लेना आराम से। इन पांचों नाम को दे रखा होगा लाभ के, ये लाभ के पांचों नाम है, ठीक है। इस वाले के ये पांचों नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये सारे क्या है, 1 2 3 4 5 पांचों नाम है, और ये क्या, कब हमें लाभांश को लेना है, कब लाभ को नहीं लेना है, ये बता रखा है इसके अंदर, ठीक है। अगर सीधा सीधा ना दे रखा हो लाभ तो ये 5 चीज़ें रखी, 5 में से एक आएगी या फिर 2 या 3 आ जाएगी, तीनों को ऐड कर देना है, आपका सोल्यूशन बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। ये थर्ड वाला पॉइंट है, जिसे हम बात करते हैं। देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। हाँ, कुछ नहीं करता। सबसे आसान है ये वाला, तीसरा। देखिए, इसे बोलते हैं स्वनियोजित को बोलते हैं मालिक। स्वनियोजित की मिश्रित आय, या इसे हम बोलते हैं सिंपल सी भाषा में मिश्रित आय, ठीक है। ये तो ऐसे होगा ब्रैकेट,
और फिर उसके बाद हम कर देंगे इसको भी ब्रैकेट बंद, और हम इसको कर दे ऊपर वाले को डार्क, ताकि गड़बड़ी ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें देखो आपको सिर्फ सिंपल सा है, नोट्स बनाता हूँ आपको मैं, और ये यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। देखिए आपको मजाक लगेगा, सीधे सीधे दे रखा होगा, अगर नाम नहीं दिया तो हम इसे शून्य, इसे हम बोलते हैं जीरो मान लेंगे। इसके कोई नाम नहीं है अलग अलग प्रकार के, क्या है क्या नहीं है, ये सिंपल सा है। क्या है, इसको ऐसे ही नाम से दिया होगा या मिश्रित दी होगी, इन दो नाम से दिए होंगे हेडिंग वाले, ठीक है। अगर नहीं दे रखा हो तो ज़्यादा माथा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर सिर्फ जीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी पेज पढ़ते हैं। देखिए मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूँगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आपने नोट कर रखी होगी, पता होगा, आप चार्ट बना के सामने बैठे होंगे क्वेश्चन लेके तो ही कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारे पास NFIA, इसके बारे में क्या है, ठीक है। NFIA का सूत्र, ये मैंने मूल्य वृद्धि विधि में बता रखा था, वही सेम है, ठीक है। दूसरा है आता है हमारे पास NIT का सूत्र, ठीक है, ये मैं मान चल रहा हूँ कि आपने कर लेंगे। और तीसरा आता है डैप के अलग नाम, अलग अलग नाम, ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिए होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें सिर्फ यहाँ पर कुछ टॉपिक की, तो मैं इतना ही करता हूँ इसको, बस ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये कर रखी है, ठीक है। तो आपने चार्ट बना रखी है। अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ लेता हूँ। देखिए ये मैंने पिछली वीडियो में लिखाया था, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, इसे ध्यान रखना है, इसे नोट करके रखना है। तो क्या आएगा, प्लस का डेप्रिसिएशन, फिर आएगा नेट, और ग्रॉस बाद में आ जाए तो माइनस का आएगा डेप, ठीक है। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ यहाँ पर, G इज इक्वल टू N प्लस डेप, और N इज इक्वल टू G माइनस डेप। दूसरे की बात करें हम, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल, नेशनल तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का NFIA, ठीक है। और बाद में आ जाए, अगर नेशनल पहले आ जाए और बाद में आ जाए डोमेस्टिक, तो प्लस का आएगा NFIA, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में भी। देखिए अगर यहाँ पर आ रहा है डोमेस्टिक पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है नेट, तो माइनस का आएगा NFIA, दिख रहा है आपको, आप इसे नोट कर लेना, सेम टू सेम आपके बहुत काम आएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हथियार है NFIA। अगर नेट बाद में आ रहा है, मतलब नेशनल बाद में आ रहा है और डोमेस्टिक बाद पहले आ रहा है, नेशनल और डोमेस्टिक बाद में आ रहा है, तो NFIA प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, इसे बोलते हैं फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट अगर बाद पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है मार्केट प्राइस, तो क्या आएगा, माइनस का NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर मार्केट प्राइस
पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है फैक्टर कॉस्ट, तो प्लस का आएगा NIT। इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, ये काम आएगा, ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। देखो FC पहले आ रहा है और मार्केट प्राइस MP, तो क्या आएगा माइनस का NIT। और अगर MP पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है FC, तो प्लस का आएगा NIT। ये चीज़ समझ में आई आपको? ये क्या है, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हथियार हैं, ठीक है, यही हमारे हथियार हैं। अब हम चालू करते हैं किताब के प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो हमारे क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल की जो हमारे पास है। ज़रा वेट करिए। हेलो गाइस, तो मैंने आपको पिछले पेज पे कुछ क्वेश्चन करवाए थे, यानी कुछ फॉर्मूले करवाए थे, तो उसके कुछ 2 क्वेश्चन और हैं, तो हम ध्यान देते हैं इस पर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आई विधि से, वो है साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात करना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैंने बुक में से नोट कर लिया है, तो आपको ध्यान देना ताकि मैं बार बार कॉपी उठाना ना पड़े, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 24 है, संदीप गर्ग की किताब का नाम है और समष्टि है 12वीं क्लास का, और ये बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें इसमें क्वेश्चन निकालना है यानी NVA एट फैक्टर कॉस्ट, यानी शुद्ध वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें, इसको हिंदी में ये बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने पहले हथियार निकाल लेता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये मेरे पास हथियार है, मैंने आपको बना के कहा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने करवा चुका हूँ इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है NVA एट FC। एग्जाम्पल 24 NVA एट FC, ये हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, देखिए हमें निकालना पड़ेगा NDP एट FC, ठीक है। NDP एट FC हम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले से पहले, तो हमें निकालने के लिए इसे करना है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, एक ये हो गया। इसमें हम ऐड कर देंगे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे परिचालन अधिशेष, फिर हम उसमें ऐड कर देंगे, उसे बोलते हैं मिश्रित आय, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ना सुनियोजित की मिश्रित आय, स्वनियोजित मालिकों की मिश्रित आय, हम शॉर्ट में लिख दें मिश्रित आय ताकि वो जगह बच जाए। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये हम पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक देखते हैं। ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, हम इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं दे रखा, लेकिन इसकी मदद दे रखी है। यहाँ पर देखा मजदूर का वेतन, ठीक है, किस में भुगतान, हमें सारे चेक करने पड़ेंगे इसके अंदर, हमें क्या है सारे चेक करने पड़ेंगे। और इसमें चेक करने के बाद हमें मिलता है, देखो बिना बिके स्टॉक का माल, ये तो होता है स्टॉक परिवर्तन हो गया, बिक्री नहीं है, ठीक है। कच्चे माल खरीद ये भी नहीं होता, अप्रत्यक्ष कर तो अलग चीज़ है, आर्थिक सहायता ये भी अलग चीज़ है, प्रधान भी अलग चीज़ है। मिश्रित आय यानी 2 चीज़ तो हमें दे रखी है, अलग से दे रखी है, मजदूरी और वेतन। मैंने कहा था ना एक नाम मजदूरी और वेतन, अगर ये यही है इसके अंदर देगा तो यही हमारा परिचालन अधिशेष बन जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कहीं। तो हमारे पास क्या है, मजदूरी का वेतन क्या है हमारे पास, उसको लिख देता हूँ, मजदूरी वे वेतन प्लस परिचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, ये हमारे पास आया है जो हमने मध्य ढूंढी। ये 3 चीज़ मिश्रित आय भी, परिचालन अधिशेष भी दे रखा है और मजदूरी वेतन। अब इसको ऐड कर देंगे तीनों को लिखने के बाद, ये 3460, ठीक है। कितना है 3460 प्लस 3740, परिचालन अधिशेष दे रखा है 3740, और क्या है प्लस मिश्रित आय, मिश्रित आय दे रखी है 100 दे रखी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कितना निकला, 7300 निकल कर आ गया। हमें क्या निकालना है, NVA एट FC, NVA एट FC निकालना है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, जो हमें निकालना है वो हम पहले लिख लेंगे NV@FC, और उसके बाद जो हमें निकाला है हमने NDP@FC। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मैं और हथियार लेके आया था, कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखिए मैंने शॉर्ट में लिख लिया इसको, ये मैंने आपको करवा चुका था। हमें इसी का ही काम है, इस वाले का। अब देखते हैं इसके अंदर क्या। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये वाला पहले वाला और ये पहला वाला, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसमें n दे रखा है, n दे रखा है स्टार्टिंग में, ये और नीचे वाला। ठीक है, इजिकल टू दे रखा है। ठीक है, n इजिकल टू फिर n, तो यहाँ पर कुछ रोल नहीं है, तो हम क्या डेफिनेशन नहीं लेंगे। दूसरे वाले पर लाते हैं v और d। देखो v और d, v तो है नहीं ना, d है, तो इस वाले का कोई रोल नहीं है। और AP, इसमें a दे रखा है क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट कुछ है नहीं, तीनों का हमारे पास क्या है, कुछ रोल नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 73। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, NVA@FC, यानी क्या है हमारे पास, ये NV@FC और NDP@FC के बराबर होगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए ये तो निकल कर आ गया। अब हम बात करें दूसरा क्वेश्चन। कहाँ है पेज, ये रहा। देख ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है प्रचालन अधिशेष ज्ञात करें। अभी प्रचालन अधिशेष कैसे निकालते हैं, देखिए एग्जाम्पल 25, इसमें निकालना है प्रचालन अधिशेष। ये हमें निकालना है वही फॉर्मूला हमें पुट करना है आई विधि से। ठीक है, किसे, आई विधि से। सबसे पहला आता है हमारे पास NDP@FC। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा था इसके अंदर। देखिए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है हमें, बिक्री, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, मध्यवर्ती उपभोग, हम प्रचालन से निकालना है। अगर हम सिर्फ NDP@FC से ही निकालेंगे तो हमें दूसरी एक मद नहीं दे रखी है, जो पिछले क्वेश्चन में मद दे रखी थी। इसमें देखो पिछले क्वेश्चन में मद दे रखी होती है, जैसे कि मान लो कि इसके अंदर बीच में दे रखा हो बाजार कीमत सकल घरेलू उत्पाद, ऐसा ही कुछ दे रखा हो, लेकिन इसमें वो मद नहीं दे रखी, तो हमें वो मद भी निकालनी पड़ेगी। और वो मद निकलेगी कैसे, हमें दो विधियों का इसमें इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, देख कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। तो ये क्या हमारे पास निकल गया, कर्मचारी का पारिश्रमिक कितना है, 800 दे रखा है। ठीक है, और प्रचालन अधिशेष कितना दे रखा है, प्रचालन, लेकिन उसको मदद दे रखी है। देखो एक ये दे रखा है, दो ये दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दो ही चीज़ दे रखी है इसके अंदर मदेश की। तो ये हो गया हमारे पास 400 प्लस 300, ये वाली मदे हो गई, प्लस अब कर लेते हैं इसमें मिश्रित आय दे रखी है 400। अब तीनों का ऐड करने पे हमारे पास कितना आएगा, 1900। देखिए ये 1900 आ गया, लेकिन ये हमारा एक्चुअल में आंसर नहीं है। हमारा आंसर कितना है, इसका सोल्यूशन है 1500। इसको निकाले कैसे, वही देखिए हमने NDP@FC निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपना GDP@FC। देखो दूसरा क्या है, GDP@MP निकालते हैं। ये वाला तरीका है, ये हमारा कौन सा है, आय विधि है, और ये वाली क्या है, मूल्य वृद्धि विधि। क्या है ये, मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है, इसमें क्या है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग।
ठीक है। अब देखिए उत्पादन का मूल्य दे रखा है इसके अंदर, उत्पादन का मूल्य नहीं दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इसमें बिक्री स्टॉक में परिवर्तन प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है, फिर माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ये वाला मैंने किस निकाला है, ये मैंने मूल्य वृद्धि विधि का है, आप उसे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें क्या कर रखा है मैंने डायरेक्ट, ठीक है। तो बिक्री जब उत्पादन का मूल्य डायरेक्ट नहीं दे रखा हो तो बिक्री और स्टॉक परिवर्तन दे रखा होगा, लेकिन स्टॉक परिवर्तन देखते हैं। बिक्री कितना हमारे पास, बिक्री कितनी है, देखिए बिक्री हमारे पास है 4000, लेकिन स्टॉक में परिवर्तन कितना है, 0, हमारे पास 0 है। फिर माइनस करते हैं कितना, मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है, मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है 600 दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, 4000 माइनस 600 तो कितना आ गया हमारे पास, 3400, ठीक है। ये हमारा क्या है, जीडीपी निकल गया, जो इस वाली मदों के अंदर नहीं दे रखा था। अब हमारे पास क्या है, नौवीं मद क्या निकल कर आ गई, जीडीपी एट एमपी, यानी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, तो हमारे पास क्या है, ये निकल कर आ गई, तो कितना है हमारे पास, 3400। ये ऐसी एक मदें होती हैं जो इसके अंदर होती है ऑलरेडी, अगर ये निकालने को दिया हो तो, अगर नहीं तो हमें क्या है, दूसरी वाली क्या है, फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा, वो है हमारे पास ये निकालने का तरीका, वो है मूल्य वृद्धि विधि द्वारा, ठीक है। ये तो निकल कर आ गया। अब सिंपल से हमें कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, GDP एट MP दे रखा है और इक्वल टू क्या दे रखा है, NDP एट FC, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसके अंदर देखिए, अब देखिए ये हो गया, ये हमने यहाँ पर कर दिया इस क्वेश्चन को, ये आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कर दिया। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास क्या है, ये आ जाता है। अब हमें क्या है, GDP एट MP इक्वल टू NDP FC, इसके अंदर हमें ये वाला रोल देखना होगा, नहीं, ये हमें क्या, तीनों बिल्कुल भी नहीं देखने इसके अंदर, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है। GDP एट MP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3400 है, और हमारे पास क्या है, NDP एट FC की वैल्यू कितनी है, 1900 रुपये। इतने समझ में आया। हमें सिर्फ क्या करना है, इस वाले को इधर लेके जाना है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3400 माइनस 1900, ठीक है, 3400 माइनस 1900, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1500। और यही क्या हमारा परिचालन अधिशेष है, ठीक है। तो ये हमारे क्या परिचालन अधिशेष हो गया, यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है जो हमें निकालना था। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कराऊंगा वैलिडिटी।